उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारियां पूरी, नकल और सेंधमारी रोकने के लिए कड़े इंतजाम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,669 सिपाही पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को होने वाली लिखित परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस भर्ती परीक्षा में करीब 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी 75 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर व्यापक स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई है। भर्ती बोर्ड ने गृह विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ पूर्वाभ्यास कर व्यवस्थाओं का परीक्षण किया है। जहां भी कोई कमी मिली उसे तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष SB शिरडकर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और नीले या काले रंग की पेन के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। ब्लूटूथ डिवाइस, मेटा चश्मे, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की E-KYC और आइरिश स्कैनिंग की जाएगी ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। महिला अभ्यर्थियों की जांच केवल महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाएगी। साथ ही कलावा और मंगलसूत्र जैसे धार्मिक प्रतीकों को पहनकर परीक्षा देने की अनुमति होगी। बोर्ड ने CCTV निगरानी, कंट्रोल रूम, कनेक्टिविटी, स्ट्रांग रूम सुरक्षा, पेयजल, शौचालय और धूप से बचाव के लिए टेंट जैसी व्यवस्थाओं की भी विशेष समीक्षा की है। भर्ती बोर्ड का दावा है कि इस बार सुरक्षा और तकनीकी निगरानी के इतने मजबूत इंतजाम किए गए हैं कि परीक्षा में नकल या सेंधमारी की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये परीक्षा प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जा रही है। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आप यूपी के किस गांव या शहर या जिले से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यूपी में सोलर दीदियों को मिली नई पहचान, नौकरी के साथ मुफ्त सोलर प्लांट और मानदेय का तोहफा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रशिक्षित सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने चयनित महिलाओं को सम्मानित किया और उन्हें सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने की पहल को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में बताया गया कि चयनित सोलर दीदियों को हर महीने 14,156 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कंपनी की ओर से मुफ्त 2 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट और इंडक्शन स्टोव भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल वो अपने घर में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगी बल्कि समाज में भी सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। सोलर दीदियां घर घर जाकर लोगों को रूफटॉप सोलर लगाने, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देंगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं को रोजगार मिलेगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक परिवार सस्ती या स्वच्छ बिजली से जुड़ सकेंगे। ये योजना महिला सशक्तिकरण, हरित रोजगार सृजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सोलर दीदियों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को और मजबूती मिले। यूपी भाजपा में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी, घट सकती है पदाधिकारियों की संख्या। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने संगठन को नए स्वरूप में ढालने की तैयारी कर रही है। पार्टी के अंदर प्रदेश संगठन की संरचना में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में 7 महामंत्रियों की व्यवस्था को घटाकर 6 किया जा सकता है, जबकि उपाध्यक्षों और मंत्रियों की संख्या में भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को छोटा रखने का विकल्प दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य और चुनावी जरूरतों को देखते हुए संगठन का आकार पूरी तरह छोटा करने के पक्ष में पार्टी नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पदाधिकारियों की संख्या संतुलित रखी जाएगी। पार्टी नेतृत्व काशी, गोरखपुर, अवध, पश्चिम ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रों के राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नई टीम तैयार करने पर विचार कर रहा है। खासकर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में हाल के विवादों को देखते हुए नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक संतुलन बनाने के लिए उपाध्यक्षों की संख्या कम कर एक अतिरिक्त महामंत्री बनाए जाने पर भी चर्चा चल रही है। भाजपा का उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन को अधिक प्रभावी, सक्रिय और संतुलित बनाना है ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर सके। माना जा रहा है कि प्रदेश इकाई में होने वाले ये बदलाव पार्टी की आने वाली चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले का रास्ता भटका, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। लखनऊ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक सामने आई। शुक्रवार शाम सीतापुर रोड स्थित श्रीराम कथा कार्यक्रम से लौटते समय उनका VVIP काफिला निर्धारित मार्ग से भटक गया और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से फ्लाईओवर पर चढ़ने के बजाय नीचे के रास्ते से होते हुए टेढ़ी पुलिया चौराहे तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि काफिले के आगे चल रहे पायलट वाहन
ने रास्ता गलत पकड़ लिया, जिसके कारण पूरा काफिला निर्धारित रूट से हट गया। अचानक वीवीआईपी काफिले के टेढ़ी पुलिया पहुंचने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उस समय क्षेत्र से पहले से यातायात प्रतिबंध और बैरिकेडिंग की व्यवस्था लागू थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। चौराहे पर लगी बैरिकेडिंग हटाई गई और काफिले को वापस इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे की ओर मोड़कर तय मार्ग पर लाया गया। इस दौरान कुछ मिनटों के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से हालात को नियंत्रित कर लिया। हालांकि रक्षा मंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान हुई इस मार्गीय चूक ने सुरक्षा व्यवस्था और रूट प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद संबंधित अधिकारियों की भूमिका और व्यवस्था की समीक्षा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। डीएम सर, हमारे स्कूल को बचा लीजिए, भविष्य बचाने की गुहार लेकर सड़क पर उतरी छात्राएं। लखनऊ के विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल को खाली कराने की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को भावुक दृश्य देखने को मिला। गर्मी की छुट्टियों के बावजूद छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल परिसर के बाहर एकत्र हुए और विद्यालय को बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कक्षा 9 के इंस्पायर अवार्ड विजेता छात्रा तनिषा ने जिलाधिकारी से भावुक अपील करते हुए कहा कि डीएम सर, मेरे स्कूल को बचा लीजिए, ये हमारे भविष्य का सवाल है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हाल ही में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी में स्कूल परिसर खाली कराया गया और फर्नीचर, कंप्यूटर, पंखे तथा महत्वपूर्ण शैक्षणिक अभिलेख बाहर निकाल दिए गए। उनका कहना है कि इससे स्कूल का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ है और छात्राओं के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। स्कूल की प्रबंधिका संतोषी रस्तोगी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन को शिक्षक संगठनों और कई सामाजिक प्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला है। वहीं रविदास मेहरोत्रा ने भी मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना है कि वर्ष 1936 में स्थापित इस विद्यालय को बंद करने की कोशिश की जा रही है और 243 छात्राओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने, विद्यालय को कब्जे से मुक्त कराने और छात्राओं की पढ़ाई जल्द सामान्य करने की मांग की है। ये मामला अब शिक्षा और छात्राओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, 25 कॉलेजों की 45 कोर्सों को मिली मंजूरी, 159 शिक्षकों का प्रमोशन। लखनऊ में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय ने शिक्षा और अकादमिक गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 कॉलेजों में संचालित 45 पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इनमें कई प्रमुख कॉलेज भी शामिल है, जिससे हजारों विद्यार्थी को राहत मिलेगी। बैठक में विश्वविद्यालय की 159 शिक्षकों की पदोन्नति को भी स्वीकार कर दिया गया है। इनमें वरिष्ठ आचार्य, आचार्य सह आचार्य और सहायक आचार्य पदों पर प्रमोशन शामिल है। इसके साथ ही शोध परियोजनाओं और वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी लागू करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों को रोजगारोन्मुख और व्यवहारिक बनाने के लिए नई पहल की है। अब विभागीय अध्ययन मंडलों में पूर्व छात्र, वर्तमान विद्यार्थी और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इससे पाठ्यक्रमों में उद्योग की जरूरतों और छात्रों की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर के माध्यम से छात्रवृत्ति, फेलोशिप, शोध, स्टार्टअप, नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई गई है। विश्वविद्यालय का मानना है कि इन फैसलों से शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और रोजगार के अवसरों में सकारात्मक सुधार होगा। लखनऊ में फर्जी आयुष्मान कार्ड घोटाले का पर्दाफाश, 800 रुपए में बनते थे कार्ड, 10 गिरफ्तार। लखनऊ में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह प्रत्येक फर्जी आयुष्मान कार्ड के लिए करीब 800 रुपए वसूलता था और इस रकम का हिस्सा कई स्तरों पर बांटा जाता था। मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कार्डों की मंजूरी की प्रक्रिया से जुड़े थे। जांच एजेंसियों के अनुसार गिरोह जनसेवा केंद्रों के माध्यम से काम करता था। आरोपित पात्र परिवारों की फैमिली आईडी में अपात्र लोगों के नाम जोड़कर उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाते थे। इसके बाद आवेदन को मंजूरी दिलाने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था। बताया गया है कि कुछ मामलों में कार्ड प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत न होने पर भी उन्हें फर्जी तरीके से अप्रूव कराया जाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आवेदकों से लिए गए पैसों का बंटवारा गिरोह के अलग अलग सदस्यों के बीच होता था। इस पूरे रैकेट में जन सेवा केंद्र संचालकों से लेकर कार्ड स्वीकृत करने वाले कुछ लोगों की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस और एसटीएफ ने लखनऊ तथा प्रयागराज से कुल 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश अभी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संदिग्ध आयुष्मान कार्डों की पहचान कर उन्हें रोका जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो ऐसे जालसाजों के झांसों में ना आए। ये मामला सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की एक बड़ी परत को उजागर करता है।
यूपी में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की समय सीमा खत्म, 13,000 संपत्तियां अभी पोर्टल पर दर्ज नहीं। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करने की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन इसके बावजूद करीब 13,000 संपत्तियां अब तक पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की लगभग 1,26,000 संपत्तियों में से करीब 1,15,000 संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत 7,785 संपत्तियों में से लगभग 5,785 संपत्तियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इस तरह दोनों बोर्डों की हजारों संपत्तियां अभी भी डिजिटल रिकॉर्ड से बाहर है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद ने बताया कि कई संपत्तियों को दस्तावेजी त्रुटियों या तकनीकी कारणों से पोर्टल पर रद्द दिखाया गया था, जिनमें से कई को दोबारा अपलोड करने का प्रयास किया गया है। अंतिम आंकड़े आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि कितनी संपत्तियों का विवरण अपलोड नहीं किया गया है और कितनी प्रविष्टियां दस्तावेजों की खामियों के कारण अस्वीकृत हुई हैं। सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि उनके प्रबंधन और निगरानी को बेहतर बनाया जा सके। अब सभी की नजर अंतिम डेटा पर है, जिससे पता चलेगा कि वास्तव में कितनी संपत्तियां अभी भी रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो पाई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी, संगठन को मिलेगा नया स्वरूप। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को और मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में 7 महामंत्रियों की व्यवस्था को घटाकर 6 किया जा सकता है, जबकि उपाध्यक्षों और मंत्रियों की संख्या में भी फेरबदल संभव है। हालांकि चुनाव में अब 8 महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए संगठन का आकार बहुत ज्यादा छोटा करने के बजाय संतुलित रखने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रहा है। काशी क्षेत्र को विशेष महत्व मिलने की संभावना है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहीं गोरखपुर क्षेत्र भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व से जुड़ा क्षेत्र है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में हाल के दिनों में संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद सामने आने के कारण वहां नए चेहरों को मौका दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी संगठनात्मक संतुलन बनाने के लिए पदों के पुनर्गठन पर विचार हो रहा है। भाजपा का उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन को अधिक प्रभावी, सक्रिय और क्षेत्रीय संतुलन के अनुरूप बनाना है। माना जा रहा है कि जल्द होने वाले ये बदलाव पार्टी की चुनावी रणनीति को नई दिशा देने के साथ साथ कार्यकर्ता और जनता के बीच एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देंगे। गोंडा में सीएम योगी की जनसभा में गूंजे बुलडोजर बाबा के नारे, विकास और योजनाओं का दिया संदेश। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग सभा स्थल पर पहुंचने लगे और पंडाल पूरी तरह खचाखच भर गया। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही माहौल बुलडोजर बाबा और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा, जिससे पूरा परिसर उत्साह से भर गया। सभा में स्थानीय सांसद और नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत भगवान राम की प्रतिमा और गदा भेंट करके किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास मॉडल और जल कल्याण योजनाओं पर जोर दिया और कहा कि गोंडा ऊर्जावान जिला है, जहां की युवा, किसान और महिलाएं प्रदेश की ताकत है। इस दौरान मंच पर बड़ी संख्या में लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सम्मानित किया गया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, स्वरोजगार योजना और अन्य योजनाओं के लाभ शामिल रहे, जहां लोगों को चेक, प्रमाण पत्र, चाबी और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। जनसभा में लोगों ने कुर्सियों पर खड़े होकर मुख्यमंत्री का भाषण सुना और सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। स्थानीय लोगों का कहना था कि वर्तमान सरकार में विकास कार्यों की गति तेज हुई और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर ये जनसभा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और विकास योजनाओं के प्रचार दोनों के रूप में देखी गई। यूपी में एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू, फूड बिजनेस को मिलेगा 50 लाख तक का अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारंपरिक खाद्य उत्पादों और स्थानीय व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक नई एक जनपद एक व्यंजन यानी ओडीओसी योजना लागू की है। इस योजना के तहत हर जिले के खास व्यंजनों को ब्रांड बनाकर उन्हें बड़े बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी इस योजना के अनुसार फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को अधिकतम 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता या मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। 2 वर्ष तक सफल संचालन के बाद ये सहायता अनुदान में बदल जाएगी। इस योजना में सामान्य वर्ग के उद्यमियों को 10% और SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग वर्ग को केवल 5% अंशदान देना होगा। साथ ही कोल्ड चेन, फूड टेस्टिंग, क्लाउड किचन और आधुनिक पैकेजिंग यूनिट जैसे सुविधाओं के लिए भी अलग से सहायता का प्रावधान किया गया है। उद्यमियों को देश विदेश के फूड मेलों, प्रदर्शनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें स्टॉल शुल्क, यात्रा और माल ढुलाई पर भी मदद शामिल है। सरकार प्रशिक्षण के लिए FSSAI और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता लेगी, ताकि गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाया जा सके।
मेरठ में नर्सिंग एंट्रेंस परीक्षा में पूछे गए हेल्थ से जुड़े सवाल, छात्रों ने बताया पेपर आसान। मेरठ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये परीक्षा शहर के 11 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1:20 तक कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी, जिसके चलते छात्रों ने सभी प्रश्न हल करने की कोशिश की। पेपर में नर्सिंग और सामान्य स्वास्थ्य से जुड़े कई रोचक सवाल शामिल थे, जिनमें मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने की विधि, नाक से खून आने या फ्रैक्चर होने पर मरीज की सही पोजीशन जैसी जानकारी आधारित प्रश्न पूछे गए। अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर सामान्य स्तर का था, हालांकि कुछ सवाल थोड़े कठिन लगे। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले कई तलाशी और सुरक्षा जांच की गई, जिसके बाद ही छात्रों को अंदर जाने दिया गया। मेरठ में सपा अध्यक्ष का बयान, कॉकरोच शब्द को बेरोजगारों का अपमान बताया, सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला। मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहना उनका अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और युवाओं, किसानों, महिलाओं व कामगारों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2027 में सभी वर्ग मिलकर भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पीडीए वर्ग के लोगों को निशाना बना रही है और दलित, पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े। इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुई राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या के मामले का भी जिक्र किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 2,62,000 की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन मामले में गंभीर नहीं है और घटना की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। वहीं स्थानीय नेताओं ने भी सरकार से कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। कुल मिलाकर यह बयान राजनीति, कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को दर्शाता है। मेरठ में चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, मस्जिद मदरसों पर जुल्म खत्म करेंगे, बुलडोजर पर लगाएंगे ताला। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। शेरगढ़ी के अंबेडकर पार्क में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मस्जिदों और मदरसों पर कथित तौर पर हो रहे जुल्म को खत्म किया जाएगा और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में समानता और भाईचारे की लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है और बाबा साहेब अम्बेडकर तथा काशीराम के सपनों को आगे बढ़ाना उनका लक्ष्य है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार समाज में असमानता बढ़ा रही है और गरीबों को और कमजोर किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने किसानों के आंदोलन, महिला पहलवानों के प्रदर्शन और एनआरसी जैसे मुद्दों का भी जिक्र करते हुए कहा कि वो हर संघर्ष में शामिल रहे हैं और आगे भी जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनसभा में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो संगठन से जुड़े और राजनीतिक बदलाव में भागीदार बने। मंच पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती भी मौजूद रहे, हालांकि उनकी पार्टी ज्वाइन करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर चुनावी माहौल को और तेज करने वाला साबित हुआ है। यूपी बोर्ड के छात्रों को मार्कशीट का इंतजार, 6 जून से इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। यूपी बोर्ड 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुए करीब 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक छात्रों को उनकी अंक पत्र और प्रमाण पत्र नहीं मिले। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय को अभी तक गजट और मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसमें छात्र छात्राएं लगातार स्कूलों और शिक्षकों से संपर्क कर रहे हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार दस्तावेज जल्द भेजे जाने की उम्मीद है और उसके बाद सभी जिलों में वितरित कर दिए जाएंगे। इसी बीच यूपी बोर्ड ने इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के आवेदन प्रक्रिया घोषित कर दी है। योग्य छात्र 6 जून से 27 जून तक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल में एक विषय में फेल छात्र इंप्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं, जबकि इंटरमीडिएट के छात्र एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा का अवसर पाएंगे। परीक्षा शुल्क हाई स्कूल के लिए 256 रुपए और इंटर के लिए 306 रुपए तय किया गया। परीक्षा की तिथियां बाद में जारी होंगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 प्रयागराज में 8 से 10 जून तक 98,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, नकल पर सख्ती के निर्देश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी, नागरिक एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी दोपहर 3 से 5 बजे तक। कुल 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 98,064 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीएम मनीष कुमार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी केंद्रों पर सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी में परीक्षा सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे और रोडवेज द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें स्पेशल बस सेवाएं भी शामिल होंगी। केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले शुरू होगा और गेट परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले बंद कर दिए जाएंगे।
प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले विपक्षी दल बेरोजगार हैं इसलिए हो रही है परेशानी। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां बेरोजगार हो गई हैं, इसलिए उन्हें हर मुद्दे पर परेशानी हो रही है। उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव के सवालों और गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और पुलिस पर हमला करने वालों पर जवाबी कार्रवाई स्वाभाविक है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार का 12 साल का कार्यकाल सफल रहा है और भारत अब कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि पहले जो काम विदेशों से होते थे उनमें कमीशनखोरी होती थी, लेकिन अब पारदर्शिता से काम हो रहा है, जिससे विपक्ष परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा और अन्य विपक्षी दल 2047 तक सत्ता में नहीं आ पाएंगे। गौ संरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने गायों की संरक्षा और रक्षा का संकल्प लिया है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान शासकीय अधिवक्ताओं और शिक्षा मित्रों को भी संबोधित किया और उनकी मानदेय बढ़ने पर बधाई दी तथा उन्हें शिक्षा और सरकारी कार्यों में बेहतर योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया। प्रयागराज को मिलेंगी 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, शहर में सार्वजनिक परिवहन होगा और आधुनिक व प्रदूषण मुक्त। प्रयागराज में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द शामिल की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के तहत ये बसें चरणबद्ध तरीके से अगले 2 महीनों में शहर के बड़े शामिल होंगी और दिसंबर तक पूरी तरह सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। ये सभी बसें 12 मीटर लंबी वाली AC इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जिनसे यात्रियों को आरामदायक और प्रदूषण रहित यात्रा का अनुभव मिलेगा। इनके संचालन और रखरखाव के लिए बमरौली में नया बस अड्डा और हाईटेक चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। फिलहाल प्रयागराज में पहले से सिटी बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी और यात्री मांग को देखते हुए ये नया बेड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। राज्य सरकार की योजना के तहत पूरी यूपी के 18 शहरों में कुल 1725 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिनमें प्रयागराज को 50 बसों का आवंटन मिला है। इन बसों से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि प्रदूषण में कमी आएगी और शहर में स्वच्छ, शांत और आधुनिक परिवहन प्रणाली विकसित होगी। प्रयागराज की कनिहार झील बनेगी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट, 132 करोड़ की लागत से विकसित होगा आधुनिक पर्यटन केंद्र। प्रयागराज की झूसी स्थित कनिहार झील को नगर निगम द्वारा एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर लगभग 132 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत झील की गहराई बढ़ाई जाएगी और जल संरक्षण की मजबूत व्यवस्था की जाएगी, ताकि इसे साल भर आकर्षक और उपयोगी बनाया जा सके। यहाँ पर्यटकों के लिए हर्बल गार्डन, रोज गार्डन, ग्रीन रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में फैले इस परिसर में 5 से 7 मोटर बोट भी चलाई जाएगी। साथ ही बैठने के लिए हट, लकड़ी की बेंच, स्ट्रीट लाइट और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। नगर निगम इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट की मदद लेगा और विकास कार्यों की शुरुआत अक्टूबर-नवंबर से होने की संभावना है। रात के समय भी यहाँ लोगों के घूमने और खान पान का आनंद लेने की व्यवस्था होगी। इस योजना का उद्देश्य प्रयागराज को एक नया पर्यटन हब बनाना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार व मनोरंजन के अवसर बढ़ाना है। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री युवा दुमी योजना की फाइलें बैंकों में अटकी, 200 से ज्यादा युवाओं के स्वरोजगार के सपने रुके। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री युवा दुमी विकास योजना के तहत रोजगार के लिए किए गए ऋण आवेदन बैंकों में लंबित होने से सैकड़ों युवाओं के सपने अटक गए हैं। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के युवाओं को बिना गारंटी और बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति यह है कि जिले में 200 से अधिक फाइलें विभिन्न बैंकों में पेंडिंग पड़ी हैं। सबसे अधिक मामले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक में लंबित है। कई युवा 3 से 6 महीने से बैंक और विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। कुछ मामलों में दस्तावेज या पहले से चल रहे ऋण की वजह से भी फाइलें रुकी हुई हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, लेकिन बैंकिंग प्रक्रिया भी धीमी गति के कारण इसका लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशासन ने बैंकों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए ताकि युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित न हो सके। आजमगढ़ के लालगंज में खुलेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्यालय, सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। आजमगढ़ के लालगंज स्थित पंडित दीनदयाल नगर में देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने करीब 3600 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर ली है और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। इस कार्यालय की स्थापना से पूर्वांचल क्षेत्र में खुफिया निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। खासकर संदिग्ध गतिविधियों, कट्टरपंथी नेटवर्क और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नजर रखने में सुरक्षा एजेंसियों को अधिक मदद मिलेगी। हाल के वर्षों में आजमगढ़ कई आतंकी मामलों और गिरफ्तारियों के कारण चर्चा में रहा, जिसमें ISI से जुड़े नेटवर्क और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के मामले शामिल रहे। प्रशासन का मानना है कि IB कार्यालय बनने से स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर होगा और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान तेज होगा। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि आम लोगों में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ जाएगा।
अमरोहा की बगत नदी को नमामि गंगे से मिलेगा नया जीवन। 102 किलोमीटर लंबी नदी के पुनर्जीवन की तैयारी। अमरोहा की 102 किलोमीटर लंबी बगत नदी को अब केंद्र की नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत दोबारा जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। पहले इस नदी की सफाई और खुदाई का काम मनरेगा के तहत चल रहा था, लेकिन कई चरणों के बाद ये बीच में रुक गया। हसनपुर तहसील के 6 गाँव में करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में नदी की खुदाई अभी बाकी है, जो लगभग 15% काम बचा हुआ है। अब प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बचे हुए कार्य को नमामि गंगे योजना से पूरा किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बगत नदी जो गजरौला के शकूराबाद से निकलकर 3 ब्लॉकों के 42 गांवों से होकर गुजरती है, कई जगहों पर नाले में बदल गई थी या सूख चुकी थी। पहले इसमें फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी बहता था, जिसे रोकने के बाद कुछ हिस्सों में जल प्रवाह फिर से दिखने लगा था। अधिकारियों के अनुसार 2024 और 25 में नदी पुनर्जीवन का काम तेज हुआ था और लगभग 85% खुदाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाद में काम रुक गया। अब उम्मीद है कि नई योजना के तहत नदी को फिर से जीवन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय किसानों और पर्यावरण दोनों को बड़ा लाभ होगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 9 साल से अटका किसान भूखंड आवंटन, 10,000 किसान अब भी इंतजार में। नोएडा ग्रेटर नोएडा में किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले 5% और 6% विकसित भूखंडों का आवंटन पिछले 9 साल से अटका हुआ है। इस देरी से करीब 10,000 किसान प्रभावित हैं, जिनमें लगभग 2,000 नोएडा और 8,000 ग्रेटर नोएडा के किसान शामिल है। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण उनकी फाइलों को लटकाए हुए और केवल चुनिंदा व प्रभावशाली लोगों को ही भूखंड दिए जा रहे हैं। साथ ही कुछ किसान नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आवंटन के बदले सुविधा शुल्क लिया जा रहा है, जिसमें आम किसान परेशान हैं। हालांकि प्राधिकरण का कहना है कि जमीन की उपलब्धता की कमी के कारण आवंटन में देरी हो रही है और जहां जमीन मिलती है वहां प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इस बीच किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विधायक स्तर पर भी ये मुद्दा उठाया गया और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है और किसानों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में जापान सिंगापुर मॉडल शहर की तैयारी। ईडब्ल्यूएस और श्रमिकों के लिए बनेंगे किफायती फ्लैट। ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में विकास प्राधिकरण यीडा ने बड़े विस्तार की योजना शुरू की, जिसके तहत 10 नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इन सेक्टरों में जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को जमीन दी जाएगी, जिससे क्षेत्र को वैश्विक स्तर का औद्योगिक और आवासीय हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ेगा। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और श्रमिकों के लिए बहुमंजिला किफायती फ्लैट भी बनाए जाएंगे। बिरौंडा और पतवाड़ी गाँव के पास जमीन चिन्हित कर 30 वर्ग मीटर के फ्लैट्स विकसित करने की तैयारी है, जिनमें लिफ्ट और जरूरी सुविधाएं भी होंगी। प्राधिकरण का कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है और इसके लिए हजारों हेक्टेयर भूमि पर चरणबद्ध विकास चल रहा है। साथ ही जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए नया मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इस योजना से न केवल विदेशी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय किसानों को भूमि अधिग्रहण विकास प्रक्रिया से लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिससे पूरा क्षेत्र एक आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा। गौतम बुद्ध नगर बना यूपी का एक्सपोर्ट हब। 97,000 करोड़ के निर्यात के साथ प्रदेश के कुल निर्यात का 49% योगदान। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बनकर उभरा है, जिसने वित्त वर्ष 2024-25 में 97,702 करोड़ रुपए का निर्यात दर्ज किया। ये प्रदेश के कुल निर्यात का लगभग 49% हिस्सा है, जिससे साफ हो गया है कि यूपी के निर्यात उद्योग में इस जिले की भूमिका बेहद अहम हो गई। यहाँ से मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल मशीनरी, कपड़ा, मोबाइल और एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश ने पहली बार 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15,182 करोड़ रुपए से अधिक है। इस निर्यात में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी और नेपाल जैसे देशों को सामान भेजा गया। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, कालीन, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे पहलों की निर्यात को बढ़ावा मिला है। हजारों B2B बैठकों और विदेशी खरीदारों की भागीदारी ने नए व्यापारिक अवसर और निर्यात ऑर्डर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। नोएडा में ट्रैफिक नियमों पर बड़ी कार्रवाई। 8,237 वाहनों के चालान, 29 वाहन सीज। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस ने शुक्रवार को एक सघन अभियान चलाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पूरे दिन में कुल 8,237 वाहनों के चालान काटे गए, जिनमें 2,698 चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ किए गए। इसके अलावा ओवर स्पीड, गलत दिशा में वाहन चलाने, नो पार्किंग और अन्य नियम उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई हुई। पुलिस के अनुसार कुल चालानों में से 3,585 मैनुअल और 4,652 चालान STMS कैमरों की मदद से किए गए। अभियान के दौरान 29 वाहनों को मौके पर सीज भी कर दिया गया। इनमें डग्गा मार वाहन, स्टंट करने वाले वाहन, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वाले वाहन भी शामिल रहे। यातायात पुलिस ने सेक्टर 121 गोलचक्कर समेत कई इलाकों में लोगों को जागरूक भी किया और उन्हें हेलमेट व यातायात नियमों के पालन की सलाह भी दी। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को मजबूत करने, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार जारी रहेगा।